नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है जिया न्यूज में। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, वाकई बेहद खुशी हुई उनका तारुफ करते हुए, और कोई नहीं बल्कि खुद द यूथ आइकॉन फरहान आजमी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। फरहान आजमी जी, जिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है, ऐसे में किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछले 20-25 सालों में यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा वोट बैंक बना लिया है जी। और अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने जो जद्दोजहद की है, न कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए बल्कि उन हिंदू भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, ताकि सबको बराबरी का हक मिले, बराबरी का हिस्सा मिले डेमोक्रेसी में। और जब बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि भाई हर व्यक्ति और हर भारतीय जब अपनी उंगली का इस्तेमाल करे तो उसके बदले में उसको उसका हक मिले, भले से वो किसी रूलिंग पार्टी का हो या ऑपोजिशन पार्टी का हो। लेकिन आज एक माहौल बन गया है कि जो भी पार्टी जीत के आती है तो अपने ऑपोजिशन वालों को दबाती है और उनके सपोर्टर्स का काम कभी होता नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको एक स्तर पर एक समान, भले वो पुरुष हो, महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो, उत्तर भारतीय या मराठी हो, हमने सबको बराबरी का हिस्सा दिया है समाजवादी पार्टी में। हमारे लीडर, हमारे मुखिया, राष्ट्र जो नेता हैं हमारे मुलायम सिंह यादव जी, वो एक हिंदू हैं, फिर भी समाजवादी पार्टी पर जो है बार बार ये कहकर कि ये एक सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हो चुकी है। तो ये सुनकर के बहुत दुख होता है, गर्व भी होता है कि भाई मुसलमान हमको मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी, मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा से बढ़ चढ़ करके माइनॉरिटीज़ को संभाला है, उनको एक सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका है हमारे ही बीच, मुसलमानों के बीच, जो नहीं चाहता कि भाई पूरी पुरजोर से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपना पैर जमा ले और कांग्रेस को इस्तेमाल करके, एनसीपी को इस्तेमाल करके हमेशा वोट काटने का और ऐसे हरकतों का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी को पीछा कर। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया मुलायम सिंह यादव का, मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव ने दो ऐसी छाप छोड़ी है, एक उत्तर प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में। दोनों जगह, और खास करके आप भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आपका लोकसभा का, लोकसभा का आपका व्यक्तिगत तौर पे जो एक्सपीरियंस रहा, जो एक्सपेक्टेड था, जहां से आप बांद्रा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे थे प्रिया दत्त के अगेंस्ट में, यानी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? जो लहर में कितना सबोटाज या कितना डैमेज, बाकी पार्टियां तो हुई, समाजवादी पार्टी कितनी डैमेज हुई? देखिए, मैं नहीं समझता समाजवादी पार्टी डैमेज हुई है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो हमको ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट मिल रहा था, लोगों ने बिल्कुल हमारा साथ दिया, हमारी मीटिंग्स की आप भीड़ देखते, और जो हमको ऑनलाइन, जो सोशल मीडिया पे हमको टोटल 7 लाख से भी ज़्यादा लोग उस 15 दिन में मेरी वेबसाइट abuffarhanazmi.com पर जाकर के हमको ये एहसास मिला कि भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, नई खोज में लगे हैं, चेंज चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हो गई कि हमने सही वक्त पर उतर के ये नहीं साबित किया कि हम वो चेंज हो सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे आगे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा का जो एक्सपीरियंस रहा, इसको मुझे आगे पार्टी और हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनको भरोसा दिलाने में बहुत काम आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखा कि मुसलमान बहुत ही खौफ में हैं इस देश में, और इतनी डर मैंने कभी नहीं देखी मुसलमान। खौफजदा क्यों है मुसलमान? ये कांग्रेस ने एक भय पैदा कर दिया है कि भाई भाजपा, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के लोग अब मुसलमान को भारत में और इस देश में रहने नहीं देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा कोर्ट्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, जुडिशियल सिस्टम है, ये अभी भी जिंदा है, बहुत जान है इसके अंदर। हमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा विश्वास है और भारत और हिंदुस्तान की जमीन पर हमको हमारा पूरा हक है। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग डर के मारे कांग्रेस को वोट ना करें। पिछली बार कांग्रेस को एक एक वोट जो मिला, फिर भी कांग्रेस हार गई। ये वोट मुसलमानों का सिर्फ डर के मारे मिला है कि कहीं नरेंद्र मोदी ना आ जाए। लेकिन आज देखें आप, नरेंद्र मोदी आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और अब लोगों के सामने एक नया ऑप्शन आ गया है यहाँ पर कि अब हम क्या करें। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से हमारे सारे वोटर्स को, महाराष्ट्र के वोटर्स को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को एक बार आप एक मौका दें। आपको मेरे पास लफ्ज नहीं है बोलने के लिए कि हम लोग बेहद इच्छुक हैं कि किस तरह हमारे लोगों का और मराठी भाइयों और उत्तर भारत के भाइयों को एक साथ हाथ पकड़ के देखना चाहते हैं कि दोनों लोग महाराष्ट्र को एक ऐसे विकास के स्तर पर ले जाएं कि पूरा देश देखे कि वाकई में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, मराठी और परप्रांतीय एक साथ हो चुके हैं। आप कह रहे हाथ मिलाना या साथ आना कांग्रेस की,
लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसके साथ में आपका गठबंधन होते होते आखिरी लम्हे पे टूट गया। वजह क्या थी? देखिए, हर बार कांग्रेस ने आपको डिच किया या समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को डिच किया? हर बार देखिए, एक ऐसा हमारी कोशिश रहती है, एक प्रयत्न रहता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से, जैसे हमने थर्ड फ्रंट की बहुत कोशिश की थी कि थर्ड फ्रंट भी सक्सेसफुल हो जाए, तो सेक्युलर लोगों को जो भारत को जोड़ना पसंद करते हैं और जो ज़मीनी नेतागिरी और पॉलिटिक्स करते हैं, गरीबों की पॉलिटिक्स करते हैं, वो एक साथ हो जाएं। हमने इस बार भी वो जहर का घूंट पीने का हमने फैसला किया। कांग्रेस का हाथ थामना एक जहर का घूंट पीने जैसे बराबर है, और इस बार इसमें मुझे पूरा यकीन था कि कांग्रेस इस बार भी धोखा देगी। और लास्ट में फॉर्म भरने के जब लास्ट दिन था फॉर्म का, उन्होंने 1:15 बजे मुख्यमंत्री जी ने मेरे अध्यक्ष जी अबू आसिम आजमी साहब को फोन करके इस लफ्ज में कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर दाढ़ी और टोपी का बहुत गहरा छाप है, और एक दाढ़ी और टोपी और मुसलमान पार्टी के साथ अगर हम अलायंस करते हैं प्री पोल, तो हमारे हिंदू वोटर्स हमारे से दूर हो जाएंगे। तो जब ये बात सुनी, इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम आपको 2 सीट पर आपकी मदद करेंगे, भिवंडी जहां से मैं लड़ रहा हूं और गोवंडी जहां से मेरे पिता अभी एमएलए हैं। तो अबू आसिम आजमी साहब ने उसी वक्त इसको खारिज कर दिया कि कहा आपकी इस 2 सीट का भी एहसान हमको नहीं चाहिए। जो आपके लफ्ज रहे हैं, हमको बेहद फख्र है कि हमको एक दाढ़ी और टोपी वाली पार्टी के नाम से जाना जाता है। मुल्ला मुलायम के नाम से हमारी पार्टी फेमस थी, और आज भी हम कहते हैं कि हम उसको गर्व से कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं, राष्ट्र नेता, जो माइनॉरिटीज का हक माइनॉरिटीज को दिला सकते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा से समाजवादी पार्टी की पीठ में खंजर भोंका है, और इस बार तो उन्होंने हद कर दी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम कभी आगे कांग्रेस के साथ मिलकर काम ना करें, क्योंकि इन्होंने बार बार धोखा दिया है, और इस बार के बाद हमने फैसला किया है कि कोशिश पूरी ये होगी कि कांग्रेस के साथ काम ना किया जाए। चलिए, कांग्रेस के साथ काम ना किया जाए, लेकिन विजन है समाजवादी पार्टी का कि कम से कम उन लोगों के साथ में गठबंधन बनाए ताकि एक बेहतर सरकार हो। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, मुलायम सिंह यादव जी की बात करूं, तो क्या ये मुमकिन है कि यदि अगर भारतीय जनता पार्टी 73 सांसदों के साथ में वहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने अपना परचम लहराया लोकसभा में, तो क्या भविष्य में आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हाल ही में मुलायम सिंह यादव साहब ने 12वें बार वो अध्यक्ष के तौर पे चुने गए हैं, तो क्या भविष्य में बहुजन समाज पार्टी और क्या समाजवादी पार्टी एक साथ आने की आसार है, अगर देखिए किसी ताकत को रोकना है वहाँ पे? तो देखिए, सेक्युलर फोर्सेस कब साथ आ सकती हैं ये तो देश का माहौल ही बताएगा। इस पे हमारे जो राष्ट्र नेता हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, ये लोग बैठ करके फैसला करेंगे। उनके हर फैसले को हम सर आंखों पर रखेंगे, और मेरी तो ये चाहत है कि हम किसी तरह सेक्युलर फोर्सेस को एक साथ लेकर के आ जाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अपना किरदार है अपने वालिद साहब के लिए, महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं तो जिस प्रकार से एक दशकों से अबू आसिम आजमी साहब इसके अध्यक्ष है, फ्रंट लाइन से लीड करते हैं, एक युवा चेहरा होने के नाते, एक यंगस्टर होने के नाते लगता है कि वही करिश्मा, वही मैजिक जो यूपी में अखिलेश यादव ने अपने वालिद साहब के लिए किया था, आप महाराष्ट्र में बढ़ चढ़ कर कम से कम एक यूथ आइकॉन होने के नाते आप एक फोर्स मिला के एक ताकत बने उनकी। देखिए, ताकत मैं बिल्कुल बनना चाहूँगा। अखिलेश भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उनके विजन को मैंने बहुत करीबी से देखा है। आज मीडिया उनके पीछे लगी रहती है, अगर वहाँ एक चींटी भी मरती है तो कहा जाता है कि अखिलेश यादव की फेलियर की वजह से उस चींटी की जान चली गई। लेकिन मैंने उनको करीबी से काम करते हुए देखा है। जिस विजन को वो लेकर के उत्तर भारत में आए, मैं नहीं समझता उत्तर भारत के लोगों को उनसे अच्छा मुख्यमंत्री कभी मिल सकता है। यही बात अगर मैं फरहान आजमी से पूछूं कि फरहान आजमी महाराष्ट्र में खुद समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या विजन है? देखिए, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश का, लेकिन जब महाराष्ट्र का टाइम आता है, उसके डेवलपमेंट का टाइम आता है, तो यहाँ के लोकल लीडर्स ने महाराष्ट्र को बेच डाला। कोई भी पलट करके देखता नहीं है। क्या है कि आजकल की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की सिर्फ पैसे की हो गई है। हर नेता इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देता है अपने इलेक्शन में कि जीतने के बाद उस पैसे की रिकवरी में लग जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है पूरे महाराष्ट्र के वोटर्स से कि पैसा की नेतागिरी बंद करें आप लोग। पैसा जो आप लेंगे और वोट देंगे, तो वाकई में लीडर्स जाकर के उनसे कहते हैं कि पैसे से तुम्हारा वोट खरीदा था, अब 5 साल बात नहीं करना, अब हम पैसा वसूली करेंगे। तो इस चीज को बंद करना है। युवा वर्ग एक साथ हो जाए, युवतियां इस राज्य की एक साथ हो जाएं, तो मुझे पूरा यकीन है
आप भाजपा, शिवसेना, समाजवादी, कांग्रेस, एनसीपी और तमाम ऐसी पार्टीज के आज युवा नेता हैं। हम लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन बैठ के डिस्कस जब करते हैं तो हर युवा नेता के दिल में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए धड़क रहा है दिल, और सबके दिल में वो दर्द है कि महाराष्ट्र को डेवलप किया जाए। लेकिन आज सब अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, और महाराष्ट्र का वोटर्स, यहाँ के जो फार्मर्स हैं और यहाँ के जो युवाएं हैं, उनको जॉब चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको स्वास्थ्य के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। आप सड़कों की हालत देखें, आप मुंबई के सड़क को देख लें, सिर्फ जो शिवसेना के हाथ में पिछले कई सालों से हैं, ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं और लादी बिछा बिछा करके उसको निकाल के फिर नई लादी बिछाई जा रही है। उसी लादी में लोग जा रहे हैं। हाल ही में मैंने सुना कि एक गर्भवती औरत रास्ते में ही उसका बच्चा पैदा हो गया। तो ये हालत है हमारे देश की। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है इतने हमारे देश में हो रहा होगा और किसी जगह इतना वायलेशन नहीं हो रहा होगा। तो ये सपना है कि महाराष्ट्र के हर गांव में बिजली पहुंच जाए, महाराष्ट्र के हर गांव में पानी पहुंच जाए और सड़क बन जाए और स्कूल का इंतजाम हो जाए, शौचालय का इंतजाम हो जाए और स्वास्थ्य, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हर हिंदुस्तानी की है, भले वो वोट दे या ना दे, समाजवादी का हो या राष्ट्रवादी का हो या शिवसेना का हो, उसका हक है कि जो भी मुख्यमंत्री बने उनका डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट तो आपको करना पड़ेगा और हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन लगता है आपको ये इत्तेफाक है या फिर क्या लेखी का विधान है कि महाराष्ट्र में पहली बार काफी अरसे बाद युतिया, दोस्ती, गठबंधन सारे कगार पे आ गए, टूट चुके हैं? लगता है ये भी एक मौका है। और क्या समाजवादी पार्टी इन तमाम युति, आज सभी लोग निहत्थे खड़े हैं मैदान में, तो इस मैदान में अब जिसकी सबसे ज्यादा ताकत होगी, सत्ता उसकी होगी। तो लगता है ये एक मौका मिला है समाजवादी पार्टी को अपने एक इंपॉर्टेंस दिखाने का। और क्या कुछ हासिल कर सकता है समाजवादी पार्टी इस सिचुएशन में महाराष्ट्र की? मैंने समाजवादी पार्टी और मेरे पिता अबू आसिम आजमी साहब, हमारे अध्यक्ष, बहुत करीबी से काम करते हुए देखा है। वो पार्टी को और अपने आप की ईगो में कभी रेस में नहीं उतरते। उनके दिल में जो जज्बा है काम करने का, अब गोवंडी एक हमारे लिए एक मॉडल बन चुका है। गोवंडी में पिछले 25-30 सालों में जो काम नहीं हुआ, उन्होंने 5 साल में करके दिखाया है। तो अगर 5 साल में एक एमएलए इतना काम करके लोगों का दिल जीत सकता है, तो 288 एमएलए अगर ये ठान लें कि हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना है, कोई कुछ भी कहे, भले हमको कभी कभी पार्टी के खिलाफ भी जाना अगर पड़े, लेकिन अगर आप अपने वोटर्स को आगे करें, तो मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। महाराष्ट्र के हर एक वोटर्स को कि भाई नचा लीजिए, जितना नचाना है आपको इन पॉलिटिशियंस को अपनी उंगली के इशारों पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ताकत दी इस उंगली में, इस उंगली की ही ताकत है कि आज हर नेता हर घर घर जा रहा है। वार्ड का इलेक्शन बन चुका है, म्युनिसिपल इलेक्शन जैसा ये असेंबली इलेक्शन बन चुका है। तो ये मौका इलेक्ट्रेट सारे वोटर्स के पास आया है कि आप नाप लीजिए हर नेता को और आप सोच समझ के जो आपका भरोसा जीते, और सत्तावादी पार्टीज को बिल्कुल आप ना दें साथ। कांग्रेस को एक बार निकाल के फेंक दीजिए, राष्ट्रवादी को निकाल करके फेंक दीजिए और एक ऐसी नई पार्टीज को मौका दीजिए जिन्होंने आपके आगे हमेशा झोली फैला करके आपसे वोट मांगा है और दिल से, जान से आपके आगे पीछे लगे रहते हैं। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समीकरण की पॉलिटिक्स कभी नहीं करती। हम अपने बल पर, अपने वोटर्स की ताकत पर और हमारे वोटर्स और हमारे कार्यकर्ताओं की जो मोहब्बत है समाजवादी पार्टी और हमारे नेताओं की प्रति, उनके बल पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। फरहान आज़मी लोकसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं, हारे भी है। विधानसभा इलेक्शन अब वापस दोबारा लड़ रहे हैं आप। उस वक्त लोकसभा में जो लहर थी नरेंद्र मोदी की, और अब भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग महाराष्ट्र में लगभग 24 रैलियां वो कर रहे, फ्रंट लाइन के टॉप उनके जो लीडर्स है, जो केंद्र में मिनिस्ट्री है जिनके पास में, वो भी मैदान में उतरे महाराष्ट्र में। क्या दोबारा इम्पैक्ट बना पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने फ्रंट लाइन की बात की, तो फ्रंट लाइन जो देश का है वो आज बहुत गड़बड़ में है। आज फ्रंट लाइन के जो हमारे सिटीजन हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना 56 इंच का जो उनका सीना है वो फ्रंट लाइन पे वहां होना चाहिए था। आज यहाँ वो रैली पे रैली किए जा रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रंट लाइन जो पॉलिटिशियन, जो उनके लीडर्स हैं, वो महाराष्ट्र में आकर के शिवाजी के नाम पर और बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो कितना किसके साथ रहने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के भाई साहब भिवंडी जैसे इलाके, थाने जैसे इलाके में अकेले इनोवा में बैठ करके लोगों से डोर टू डोर जाकर के वोट मांग रहे हैं। अगर उनकी लहर वाकई होती तो 9 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनकी झोली से छीन करके अपने पास नहीं ले लेती। तो एक कहीं ना कहीं उनकी जो हवा है वो अब खत्म होती दिख रही है। लोगों को एहसास हो गया है कि अच्छे दिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं,
सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आए हैं। बिल्कुल। यूएस में जाकर के शोज देख रहे हैं, बियॉन्से, ह्यू जैकमैन और जेजी का शोज देख रहे हैं, और यहाँ पर भारत का जो नागरिक है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। एक बच्ची कल नाले में बह गई और उसका शव झील में मिला। तो आज ओपन ड्रेन्स का जो मसला है, टॉयलेट्स का जो मसला है, इनको आप हल नहीं कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमको फिर से वोट दीजिए। आप जो है इस बार महाराष्ट्र के वोटर्स बहुत होशियार हैं। इस बार उन्होंने ठाना है कि जो भी नेता हमारे काम की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा और हमारे बीच रहेगा, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से यहां आने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन वो कितने बार किस गली में झांकेंगे ये आपको देखना होगा। और प्राइम मिनिस्टर का काम गलियों में आने का नहीं है, आपको ऐसे लीडर्स पैदा करना पड़ेंगे जो लोगों के बीच रहें, उनको जोड़ें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर्स पैदा किए हैं जो आज आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश के गांवों में एक समझ लीजिए ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बच्चे स्कूल में ये पढ़ाई कर रहे हैं कि मुसलमानों का गला काट दो। तो ऐसा लीडर देश को कहां ले जाएगा जो अपने आप को देश के आगे रखता हो, जो देश का लीडर छोड़ के अब ग्लोबल लीडर बनने का सपना देख रहे हैं। तो मैं नहीं समझता नरेंद्र मोदी जी की इस बार दाल महाराष्ट्र में गलेगी। ये लड़ाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां तक मुसलमान वोटर्स का सवाल है, माइनॉरिटी वोटर्स का सवाल है, दलितों का सवाल है और सेक्युलर हिंदू वोट्स, इस बार फैसला बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 19 तारीख को बहुत जबरदस्त सीटें लेकर समाजवादी पार्टी निकलेगी। आप जिस प्रकार से इतने कॉन्फिडेंस से तमाम चीज़ें आपने जो रखी है, लेकिन जो वोटर्स की आपने बात की, युवा वोटर सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। मुस्लिम वोटर्स की खास करके अगर मैं ज़्यादा तवज्जो एम्फसाइज करूँ मुस्लिम वोटर्स की, सेकुलर के नाम पे कांग्रेस तमाम पार्टियां हक जताती है जी माइनॉरिटीज़ वोट बैंक पर, लेकिन माइनॉरिटीज़ वोट बैंक में जो मुस्लिम युवक है आज सबसे ज़्यादा तादाद में, हमारा जो सर्वे रहा है, नशे के काफ़ी आदीन हो गए, बिल्कुल नशेड़ी हो गए हैं। क्या इसके पीछे एकमात्र ये रीज़न है कि उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दी जाती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती है, बेरोजगारी एक फैक्टर है? ये जो अहम मसला है, इस मसले के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। एज ए यंग एक यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडर है आप, इन चीज़ों को कितना सीरियसली आप और आपकी पार्टी लेती है? देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा है ये। सोशल डेवलपमेंट एक युवा का या युवती का बहुत ज़रूरी है, और एक सोशल बैकग्राउंड में सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। आज जॉब्स ना होने की वजह से और एजुकेशन में कोई भी सपोर्ट नहीं होने की वजह से परिवार मजबूर हो जाता है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे नलों पर पानी भरते हैं, स्कूल में नागा करके, स्कूल में बंक करके उनको कचरा साफ कराया जाता है, भीख मंगवाया जाता है। बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिससे एक युवा जो आज है इतना एनर्जेटिक है और इतना इच्छुक है कि मैं किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी, नई पढ़ाई, नई सीख लूं। लेकिन खास तौर से हमारे मुसलमान इलाकों में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है, कहीं कुछ हद तक सरकार और पुलिस भी इसकी जिम्मेदार है, कि ड्रग्स को मुहैया कराया जा रहा है वहां पर। ड्रग्स, आइडेक्स, कोरेक्स, ऐसी चीजों को लेकर के लोग नशा ले रहे हैं उस चीजों से। तो जो वाकई में एक्चुअल ड्रग्स हैं उनकी बात छोड़ दीजिए आप, इन ड्रग्स का इस्तेमाल करके लोग अपने गम को, अपने डिप्रेशन को झेल रहे हैं। लेकिन मेरी मांग है हमारे कमिश्नर मारिया साहब से, थाने के कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन से भी कि इस पे ध्यान दिया जाए। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर जानबूझकर के मुसलमानों को इस अंधेरे में ढकेला जा रहा है, क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लिख करके एजुकेटेड बन जाएगा तो उसको सही और गलत में अंतर मालूम पड़ जाएगा। आपने जिस प्रकार से कहा कि ढकेला जा रहा है, यानी ये कोई गन पॉइंट पर तो नहीं हो रही है चीज़ें। आदमी अपने खुशी से, यदि अगर आप मुझे अगर कुछ ऑफर कर रहे हैं कि आप एक सिगरेट पीजिए, ये लेना नहीं लेना मेरे ऊपर होता है। हाँ, उसके गम में गमगीन होने के बजाय कंधा देंगे तो वो रोएगा जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी दुखी आदमी, कोई भी हर्ट आदमी अगर कंधा मिलेगा तो उस पर जाकर के रोएगा। आज युवा इतना आइसोलेटेड हो गया है महाराष्ट्र में, इतना अकेला कर दिया है युवाओं को कि भाई किसी नेता से मिलना हो तो पहले उनके 4 गुंडों को आप उनकी खुशामदीद करिए, उनको पैसे दीजिए, तब जाकर के आप नेता के पास जा। स्कूल में एडमिशन लेना हो तो नेता के पास जाओ, आपको जॉब लेना हो तो नेता का रेफरेंस या लेटर चाहिए, आपको पुलिस से बचना हो तो भी नेता का हेल्प चाहिए, आपको कोर्ट जाना हो तो फीस के लिए आपको नेता। तो ये इस चीज को तोड़ना होगा। युवाओं में जान भरनी है, युवाओं को ड्रग फ्री, उनके ड्रग को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ने कहां बनाए हैं? बिल्कुल, कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है। और जो ड्रग डीलर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग इस ड्रग को आगे बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
आप देख लें जितने भी मुसलमान इलाके हैं, बाइकला, मोहम्मद अली रोड और हमारे गोवंडी के इलाके में आप जाके देखिए, भिवंडी के इलाकों में जाकर के देखिए, खुलेआम ड्रग्स हो रहा है। पुलिस के बगल में बैठ करके छोटे छोटे बच्चे नशा ले रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इस नशे से हमारे प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। प्रॉब्लम्स का हल बढ़ रहा है, हमारे लोग और इसके अंदर डीप जा रहे हैं। हमको बहुत जल्द इसके ऊपर एक स्टेप लेना होगा और इंशाल्लाह मेरी सीट आने के बाद में हम एक पैन महाराष्ट्र एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम फिल्म सितारों को लेकर के और एनजीओस को लेकर के एक ऐसा संगठन बनाएं जो साल के 12 महीने सिर्फ यही काम करे अवेयरनेस का। अब एड्स का अवेयरनेस हुआ, कुछ हद तक कि उस पर काबू पाया गया। ड्रग एड्स से भी बदतर एक चीज है और हमको उसकी लड़ाई जो है एकदम ईंट का जवाब हमको पत्थर से देना होगा और बिल्कुल कंधे से कंधा युवाओं के साथ मिलाकर के उनकी तकलीफों का हल निकालना होगा। अब तक का जितना अनुभव रहा है, जो राजनीति आपने करीब से देखी, बचपन से ही देखते आ रहे, वो माहौल में ही आप पले बड़े हुए जी, राजनीति का फलसफा फरहान आज़मी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? देखिए, राजनीति क्या फरहान आज़मी के लिए राजनीति, पॉलिटिक्स और राजनीति का फेम, पैसा, हुकूमत क्या है? मेरे लिए तो सिर्फ सेवा है। हमारे लोगों की, हमारे कम्युनिटी की एक अपलिफ्टमेंट करना है और हमारी कम्युनिटी और साथ साथ में हर जात और हर धर्म के युवा और युवती को हमको आगे ला करके किसी तरह फ्रंट लाइन पे लाना होगा, क्योंकि देश का 65% से ज्यादा अब जो है देश के लोग युवा हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवा को आगे लाना होगा। हर फील्ड में युवाओं को पहला मौका, उनको दावत देनी होगी कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, पॉलिटिकल लाइंस पे जुड़िए, सोशल लाइंस पे जुड़िए और उनकी लड़ाई उनके फैक्टर्स को लेकर के करनी होगी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक मीडियम बन चुका है, हमको सोशल मीडिया को मॉनिटर करना होगा। सोशल मीडिया के तहत भी बहुत लोग भड़क रहे हैं, इधर उधर बहक रहे हैं और उससे फायदा भी पहुंच रहा है, लेकिन युवाओं को अगर उनका हक नहीं मिलेगा तो ये देश जो है, जो सुपर पावर और चांद पे जाने का सपना देख रहे हैं, हम लोग चांद नहीं, हम चाहते हैं स्कूल, हम चाहते हैं कॉलेजेस, चाहते हैं हॉस्पिटल्स और अच्छी सड़क और पानी चाहते हैं और सिक्योरिटी। आज सिक्योरिटी के नाम पे मजाक हो रहा है। औरतों के साथ में आप देखें, गली कूचे में, बसों में, ट्रेन्स में, जॉब्स पर, स्कूल्स के अंदर टीचर्स और प्रिंसिपल्स, आज समझ लीजिए कि ऐसी लूट मची है कि हर औरत अपने आप को इनसिक्योर मान रही है और औरत एक देश की समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है। जब तक कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक के ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरी मांग है पूरे नेताओं से कि पॉलिटिक्स तो है ही बहुत गंदी चीज, उसका मतलब, पॉलिटिक्स का आप मतलब ही निकाल लें तो एक अलग ही चीज। हमको सेवा करना है, हम लोग सेवा का इंटेंशन लेकर के यहाँ इसमें उतरे हैं। पैसा ऊपर वाले ने हमको भरपूर दिया है, इतना पैसा है कि हम अपने जेब का पैसा लगा करके लोगों का अपलिफ्टमेंट करेंगे, लेकिन ताकत जब तक नहीं होगी, जब तक कि वो जोर शोर और गवर्नमेंट का साथ हमारे साथ नहीं होगा। ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आज माहौल चेंज हो गया है। पुलिस वाले भी अब कहीं ना कहीं अंदर दिल में सोचते हैं कि देश को बढ़ाना है तो हमको भी कहीं ना कहीं देश से ईमानदारी करनी होगी। बिल्कुल, आपने कहा, मैं ज़रूर एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। आपके वालिद साहब अबू वसीम आज़मी साहब के बारे में अगर जिक्र करूँ यहाँ पर, तो क्या कुछ तालीम, राजनीतिक तालीम आपने उनसे हासिल की है जो आज आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं? मैंने तो उनसे पेशेंस और सैक्रिफाइस और संघर्ष, ये 3 चीज मैंने सीखी है उनसे। जो आदमी पहले किसी के जोर से चिल्लाने पर भी आग बबूला हो जाता था, आज लोग एक नहीं बल्कि 10 उंगली उनके ऊपर उठा करके ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि बहुत दुख होता है कभी कभी। पूरी जिंदगी उन्होंने, जब से जेल से रिहा हुए तब से उन्होंने लगा दी समाज सेवा में और लोगों को आगे उनका हक दिलाने में। और उस वक्त वो नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, औरत है या मर्द है, मराठी है या उत्तर भारत का है। वो बस, हमारा घर 24 घंटे लोगों के लिए खुला रहता है। मजाल है हमारा कोई बॉडीगार्ड किसी को रोक दे, घर आता है तो उसकी सेवा मेरी माँ करती है। उनको खाना खिलाने से लेकर के उनको पानी भी घर का ही दिया जाता है और रोटी मेरे माँ के हाथ की बनके मिलती है। तो ये मैंने सीखा है और ये मैंने देखा है, तो यही भाव लेकर के हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। मेरा पर्सनल कोई जाति शौक नहीं पॉलिटिक्स का। आज बिना लड़े ही अल्लाह ने इतनी इज्जत और ताकत दी है कि 2-4 एमएलए, 2-5 एमपी का काम हम लोग घर बैठे करा सकते हैं। लेकिन लड़ने का मतलब यह है कि ताकत और भरोसा दिलाना है लोगों को। अबू वसीम आज़मी 2 जगह से लड़े। आज महाराष्ट्र की हिस्ट्री है। मैं चैलेंज करता हूं राज ठाकरे साहब को, आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे जी को और नितिन गडकरी जी को, लड़ें 2 जगह से, जीत के दिखाएं 2 जगह से। एक उत्तर भारत का बेटा महाराष्ट्र में आकर के 2 जगह से जीत करके दिखाते हैं कि ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी ताकत है। इस ईमानदारी और इस देश की सेवा करने के जज्बे को लेकर के
लेकिन आपने जो ताकत का जिक्र किया है यहाँ पे फरहान, कि इस ताकत को समाजवादी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म, एक इंस्टीट्यूशन मान के कई सारे नेता जुड़ तो गए थे, बिखर भी गए, चले भी गए। इस चीज को, इस खामी को किस तरह से समाजवादी पार्टी लेती है? मैं समझता हूं कि जो छोड़ के हमको चले गए, हमको बहुत बड़ा सबक सिखा के चले गए। मैं आपको सिर्फ नाम भी गिनाऊं तो यूसुफ अबरानी साहब, बशीर मूसा पटेल साहब, सोहेल लोखंडवाला, असलम शेख, मोहसिन हैदर, हुसैन दलवाई, नवाब मलिक, रशीद ताहिर मोमिन, और तमाम, अभी मैं लिस्ट आपको गिना सकता हूं, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता अगर हैं तो ट्यूशन टीचर अबू आसिम आजमी है। अबू आसिम आजमी से ट्यूशन लिया, उनके पूरे वोट बैंक को इस्तेमाल किया, लीडर बन गए, नेता जब बन गए तो पीठ में छुरा भोग करके जाकर के अब वहां से उनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए लोगों को। लेकिन इसके पीछे अगर ये पूछूं मैं सवाल कि कोई ऐसा सफा पीछे छूट गया है समाजवादी पार्टी का, अबू आसिम आजमी साहब का या आपका, आज अगर वक्त दिया जाए, क्योंकि सभी अकेले मैदान में खड़े हैं, तो वो सफ़े के ऊपर क्या लिखा जाएगा? क्या होगा वो सफ़ा समाजवादी पार्टी का? अब क्या लिखा जाएगा वो तो 19 तारीख को तय होगा। जनता बहुत प्यार दे रही है, बहुत मोहब्बत दे रही है, और दुआएं भी बहुत हो रही हैं। और मैं आपके माध्यम से भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ समाजवादी पार्टी को एक मौका दीजिए। हम लोग बहुत सेवा करने के इंटेंशन से आपके बीच आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी के सफ़े पे जीत लिखी होगी। आपके माध्यम से मैं उन सारे लीडर्स का नाम जो मैंने आपको गिनाया, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वापस आ जाइए। आप गए कांग्रेस, आप गए एनसीपी में, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। आइए, हम आपको कंधे पर बैठा करके महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं और महाराष्ट्र को चमकाते हैं, शिवाजी को चमकाते हैं, और शिवाजी के साथ में मुसलमान भाई को जोड़ करके अगर ये दो शक्ति एक हो जाती है तो महाराष्ट्र को कोई पीछे नहीं कर सकता है। और जब महाराष्ट्र के लिए सर कटाने का टाइम आएगा तो अबू आसिम आजमी, अबू फरहान आजमी, अखिलेश यादव सबसे आगे खड़े रहेंगे, ये मेरा आपको वादा है। चलिए, चलते चलते आखिरी में जिया न्यूज़ के उन तमाम दर्शकों के लिए क्या कुछ कमिटमेंट समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फरहान आजमी देना चाहते हैं? सबसे पहला कमिटमेंट मेरा यह होगा कि देश को जोड़ने का, जी, देश को जोड़ करके हिंदू मुस्लिम को एक भाईचारगी के डोर में बांधना, यह हमारा सबसे पहला मकसद है। जी। उसके बाद सिक्योरिटी और कम्युनल फोर्सेस को पीछे करना, डेवलपमेंट, मैंने उन चीज़ों को पहले गिनाया है क्योंकि उसके बिना डेवलपमेंट किसी काम का नहीं, बिना सिक्योरिटी को डेवलपमेंट किसी काम का नहीं, और सिर्फ उसके बाद डेवलपमेंट। सड़क अगर हमारे देश की अच्छी हो जाए, महाराष्ट्र की अच्छी हो जाए, तो महाराष्ट्र अलग लेवल पे जा सकता है। बिजली की कमी है, पानी के लिए आज भी फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी उनको कोई भी बैंक से सपोर्ट नहीं है, लोन्स का कोई भी उनके लोन्स को माफ नहीं करा रहा है। उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, अखिलेश यादव जी ने लोन्स को माफ किया, लड़कियों के लिए उन्होंने पढ़ाई के लिए इंतजाम किया, फ्री में दवाई दे रहे हैं, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप्स बांटे, 20% रिजर्वेशन करा दिया माइनॉरिटीज के लिए, और इतनी सारी सुविधाएं हैं। यह है कि हम लोग रूफटॉप पे चढ़ करके चिल्लाते नहीं हैं, हम लोग मीडिया से एक दूसरे के जेब में हाथ डाल करके बैठ के बात नहीं करते। आप जैसा मीडिया है जो हम लोगों को मौका देता है बात करने का, वरना जो बड़ा मीडिया है जैसे टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी साहब हैं, ये लगे रहते हैं कि भाई किस तरीके से जो सेक्युलर लोग हैं उनको तोड़ा जाए और कम्युनल लोगों को आगे लाया जाए, किस तरीके से उनकी झोली भरे। तो मैंने आज तक उन बड़े न्यूज़ चैनल्स पर नहीं देखा कि उन्होंने कभी एक फेयर बात की हो। तो आपका चैनल है जिया न्यूज़, एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिया न्यूज़ देखें, उन बड़े चैनल्स के चक्कर में ना रहें, बड़े नेताओं के चक्कर में ना रहें, और जो ज़मीनी नेता हैं और जो ज़मीनी न्यूज़ नेटवर्क्स हैं उनके साथ जुड़िए और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाइए। चलिए, जिस प्रकार से आपने बेबाक तरीके से अपने दिल की बातों को हमारे साथ में शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट फरहान आजमी साहब। आने वाले इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जो विजन लेके चल रही है, वो उनकी जो मुरादें हैं आपकी पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त निकाला और हमारे साथ में बातचीत की। तो ये थी वो अजीम शख्सियत फरहान आजमी साहब, जिन्होंने ये कमिटमेंट दी है जिया न्यूज़ के माध्यम से। उन्होंने अपने विजन को अपने आप तमाम दर्शकों के सामने रखा। आप जनता जनार्दन है, आप बेहतर जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फैसला भी आप ही करें। फिलहाल इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ में हाजिर होंगे फेस टू फेस में, लेकिन फिलहाल आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जिया न्यूज़।